हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पाठ नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है विद्यार्थी मित्रों, और साथ ही साथ परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर का पूछा जाने वाला ये चैप्टर है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम ध्यान से समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले थियरी से करेंगे, अर्थात इसमें हम सबसे पहले थियरी पढ़ेंगे और विद्यार्थी मित्रों थियरी के बाद हम सवाल भी पढ़ेंगे, मतलब सवाल को समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हम इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। तो चैप्टर नंबर हमारा 3 है और नाम है ख्याति का मूल्यांकन। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि पीढ़ी की चैप्टर का नाम ही है ख्याति का मूल्यांकन। तो हम ख्याति के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो ख्याति के बारे में पढ़ने से पहले जानो कि पीढ़ी की जो संपत्तियां होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है बिन चालू संपत्ति और एक होती है चालू संपत्तियां। यानी पीढ़ी में मुख्य रूप से दो संपत्तियां होती हैं। पहला नंबर बिन चालू संपत्तियां और दूसरा नंबर चालू संपत्तियां। तो विद्यार्थी मित्रों, बिन चालू संपत्तियां में अदृश्य संपत्तियां भी पाई जाती हैं। बिन चालू संपत्तियां में कौन सी संपत्तियां पाई जाती हैं? अदृश्य संपत्तियां, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देती। संपत्ति तो होती हैं परंतु हमें दिखाई नहीं देती। उन्हीं अदृश्य संपत्तियों का एक उदाहरण है ख्याति, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पीढ़ी की संपत्तियों के कितने प्रकार होते हैं? दो, बिन चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां। बिन चालू में जो अदृश्य संपत्तियां होती हैं उसमें बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, उसी में एक उदाहरण है ख्याति, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में होगा और कौन सी संपत्तियां? तो ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ, पैटेंट्स हुआ, ये सब संपत्तियां भी अदृश्य है जो बिन चालू संपत्तियों में अदृश्य में आती हैं। तो सबसे पहले ये तो दोस्तों क्लियर हो गया कि ख्याति यह बिन चालू संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, ठीक है। अब एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत और कहां दर्शाया जाता है? तो विद्यार्थी मित्रों, ख्याति पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्ति के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। क्या लिखोगे? ख्याति पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्ति के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। चलो विद्यार्थी मित्रों, आगे चलते हैं हम। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि ख्याति क्या है। तो ख्याति किसे बोलते हैं? तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाती अदृश्य संपत्ति व्यवसाय की ख्याति कहलाती है। अर्थात व्यवसाय की प्रतिष्ठा दर्शाने वाली वह संपत्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो अदृश्य संपत्ति है, उसी को हम बोलते हैं ख्याति। तो ख्याति व्यवसाय की प्रतिष्ठा बताती है। अर्थात अगर कोई धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, धंधे का मार्केट में एक अच्छा खासा रेपुटेशन है, नाम है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो पक्का है कि उस धंधे की ख्याति क्या है? अधिक है। अगर इसका उल्टा धंधा मंदा चल रहा है, धंधे में लगातार नुकसान हो रहा है, धंधे का रेपुटेशन डाउन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उस धंधे की ख्याति कम हो रही है। तो धंधे की जो ख्याति होती है वही व्यवसाय का प्रतिष्ठा दर्शाती है। तो हमारा परिभाषा हुआ कि व्यवसाय का प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाती अदृश्य संपत्ति व्यवसाय की क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ख्याति का पुनः मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो ख्याति का पुनः मूल्यांकन किसे कहते हैं? जब धंधा की इकाई का विक्रय किया जाए, अर्थात जो व्यावसायिक इकाई है उसे बेचा जाए और उसका समावेश कंपनी स्वरूप में किया जाए, ऐसे समय पर किया जाने वाला पीढ़ी का मूल्यांकन ख्याति का मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात दोस्तों, जब धंधा की इकाई का विक्रय किया जाए तब उसका समावेश कंपनी के स्वरूप में किया जाए और ऐसे समय पर पीढ़ी का जो मूल्यांकन किया जाता है उसी को ख्याति का मूल्यांकन कहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है धंधा का स्वरूप, उसके बाद है धंधे का स्थल, उसके बाद है धंधे का वर्ष, उसके बाद है बाजार की स्थिति, फिर संचालकों की कार्यक्षमता और लास्ट नंबर है अन्य विशेष लाभ। तो इसको हम शॉर्टकट में दोस्तों समझते हैं
कि ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक में धंधे का स्वरूप, अर्थात धंधे का स्वरूप दो प्रकार का होता है, एक जोखिम वाला और एक बिना जोखिम वाला। अगर धंधे के स्वरूप में जोखिम ज्यादा है तो उसकी ख्याति कम होगी, और धंधे के स्वरूप में जोखिम कम है तो उसकी ख्याति ज्यादा होगी। अब धंधे का स्थल का मतलब होता है जगह। अगर धंधा ऐसे जगह पर हो जहां पर ग्राहक आते जाते हो, ग्राहक वाला एरिया हो, वहां पर खरीदी करने वाले ज्यादा लोग वहां पर आते हो, तो ऐसा अगर जगह पे धंधा है तो उसकी ख्याति क्या होगी, अधिक होगी। उसका अपोजिट, अगर धंधा ऐसे जगह पर हो जिसका स्थल ही खराब हो, वहां पर ज्यादातर क्रेता नहीं आ रहे खरीदने के लिए, तो आपका धंधा तो क्या होगा, मंदा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, व्यवसाय का स्थल यानी व्यवसाय का स्थान, अर्थात कोई भी धंधा आप कर रहे हो तो पहले तो स्थान उचित होना चाहिए। स्थान के ऊपर भी ख्याति निर्भर होती है। अगर ढंग का स्थान ढूंढ के धंधा करोगे तो आपकी ख्याति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्थान अच्छा होगा तो धंधा अच्छा चलेगा, धंधा अच्छा चलेगा, धंधा में मार्केट का नाम होगा, आप लाभ कमाओगे तो ख्याति तो अधिक हो ही जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा कम हो जाएगा अगर ये सब नहीं रहा तो। फिर है धंधा का वर्ष। धंधा जितना ज्यादा पुराना होता है, शॉर्टकट में बोल सकते हैं, उसकी ख्याति उतनी अधिक होती है, राइट। और धंधा जितना कम पुराना होता है उसकी ख्याति कम होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी धंधा मार्केट में आके कम समय में ही एक अपनी पहचान बना लेता है, वो भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि धंधा जितना ज्यादा पुराना होता है उसकी ख्याति उतनी अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति कैसी है, अर्थात आपका जो धंधा चल रहा है उस धंधे की बाजार की स्थिति क्या है, उसका मार्केट सिस्टम कैसा है। अर्थात कहने का मतलब धंधा जो है वो मार्केट में चल रहा है कि नहीं, अर्थात वर्तमान में मार्केट पद्धति क्या है, वर्तमान में बाजार की स्थिति क्या चल रही है। वर्तमान में बाजार की स्थिति जो चल रही है उसके अनुसार तुम्हारा धंधा चल रहा है कि नहीं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अर्थात धंधा टोटली बाजार पर डिपेंड है, बाजार की स्थिति के अनुसार ही धंधा चलता है। अर्थात बाजार की स्थिति जिस स्वरूप में हो, अगर धंधा भी उसी स्वरूप में चल रहा हो तो उसकी ख्याति अधिक होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। अब है संचालकों की कार्यक्षमता, अर्थात ख्याति को बढ़ाने वाले संचालक ही होते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास अगर धंधा है तो उसका मालिक वह व्यक्ति ही है। अगर वह व्यक्ति संचालक है, वह व्यक्ति कार्यक्षम है, वह व्यक्ति निपुण है, राइट ना, अर्थात वह व्यक्ति काफी होशियार है, इंटेलिजेंस है, तो वह अपने धंधे में ऐसे मेथड्स लाएगा, ऐसे प्लानिंग करेगा, इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग करेगा, ऐसा डायरेक्टिंग करेगा जिससे उसका धंधा क्या हो, काफी तेजी से आगे जाए, तो धंधे की ख्याति तो अपने आप बढ़ जाएगी। अब जब धंधे का मालिक, धंधे का संचालक ही उचित ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो ऐसे समय पर उसका धंधा ऊपर जाने के बगैर नीचे ही जाएगा, उसकी ख्याति बढ़ने के बजाय घटती ही जाएगी। उसके बाद है अन्य विशेष लाभ। कोई भी धंधा होता है उसका अन्य विशेष लाभ, अर्थात धंधा कॉपीराइट है, यानी धंधे का जो प्रोडक्ट है वो कॉपीराइट है, धंधे का अच्छा खासा ट्रेडमार्क है, धंधा पेटेंट्स रख रहा है, मतलब अर्थात कहने का मतलब है धंधा बहुत, जो व्यवसाय है उसके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कानून की दृष्टि से मान्य है, और प्लस ऐसे डॉक्यूमेंट से उसे भविष्य में किसी भी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अर्थात यही हम कह सकते हैं कि धंधे के पास कुछ विशेष लाभ भी है, तो ऐसे धंधे की भी ख्याति क्या होती है, अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी मित्रों, जैसे मान लो कि आपके पास दो मकान है, एक मकान 100 रुपए स्टाम्प पेपर पर है और दूसरा मकान NA/NOC क्लियर है, तो आप बताओ किस मकान की कीमत ज्यादा मिलेगी, NA/NOC वाले का, क्योंकि आपके पास एक कागज है, गवर्नमेंट कागज है, वो मकान कागज वाला लेके मकान ले लोगे तो आपका मकान कभी टूटेगा तो उसके बदले में आपको अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा, राइट ना। बाकी स्टाम्प पेपर पे मकान है तो वह टूट भी जाएगा, आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो यही सब होता है अन्य विशेष लाभ। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। तो दोस्तों, ख्याति का मूल्यांकन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो पहला, लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो। दोस्तों, जब साझेदारों के लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो, अर्थात जो लाभ हानि का वितरण का प्रमाण उनका था उसमें कोई परिवर्तन करना है तो ख्याति का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। नए साझेदार का प्रवेश हो तब, अर्थात धंधे में कोई नया साझेदार आएगा तो सिंपल सी बात है, नया आएगा तो कोई निकलेगा, ना निकले तो भी नया आएगा, तो बहुत कुछ चेंज होगा तो ख्याति का मूल्यांकन होगा। साझेदारों की निवृत्ति होगी तो ख्याति का मूल्यांकन होगा। साझेदारों का मृत्यु हो तो होगा। साझेदारी पेढ़ी का कंपनी में रूपांतरण हो, अर्थात जो साझेदारी पेढ़ी चल रही है उसका किसी कंपनी में रूपांतरण हो तो भी ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, साझेदारी पेढ़ी इकट्ठी होकर अगर कोई नई पीढ़ी, अर्थात
जो साझेदारी पेढ़ियां हैं वह इकट्ठी होकर कोई नई साझेदारी पेढ़ी की शुरुआत करना चाहते हो तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों हमारा है कि ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियां कितनी है। तो ख्याति के मूल्यांकन की हमारी कुल 4 पद्धतियां हैं विद्यार्थी मित्रों। 4 पद्धति में पहला नंबर है औसत लाभ की पद्धति, दूसरा नंबर है भारित औसत लाभ की पद्धति, तीसरा नंबर है अधिक लाभ की पद्धति और दोस्तों चौथा नंबर है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। ओके, इस प्रकार ख्याति के मूल्यांकन की कुल 4 पद्धतियां है, औसत लाभ, भारित औसत लाभ, अधिक लाभ और लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। चलो इनके सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारा विद्यार्थी मित्रों औसत लाभ। तो औसत लाभ का सूत्र होता है कुल लाभ बटे में वर्ष की संख्या। फिर ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे, चैप्टर का नाम ख्याति है, तो ख्याति जो औसत लाभ आप ज्ञात करोगे औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। किसके खरीदी के वर्ष, तो ख्याति के खरीदी के वर्ष। तो औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो औसत लाभ का सूत्र क्या होगा, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। नेक्स्ट हमारा है भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ का सूत्र क्या होगा, कुल भारित लाभ और बटे में कुल भार। अब इसमें अगर ख्याति का सूत्र आपको जानना है तो ख्याति का सूत्र एकदम आसान है, पहले भारित औसत लाभ लिखेंगे और गुणे खरीदी के वर्ष। ठीक है, अच्छा औसत लाभ में क्या किए थे, ख्याति में औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष और भारित औसत लाभ में भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा सूत्र है अधिक लाभ। तो अधिक लाभ का सूत्र होता है दोस्तों औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ठीक है, अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों तुम्हें क्या चाहिए, औसत लाभ। तो औसत लाभ कैसे निकलता है, तो आपको पहले बता दिया है कि औसत लाभ का सूत्र होता है कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। औसत लाभ कैसे निकलता है, कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। मैंने आपको अभी बताया था, ये देखो ये रहा। औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। फिर विद्यार्थी मित्रों हमें चाहिए अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ का सूत्र क्या होता है, तो अपेक्षित लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो दोस्तों अपेक्षित मुआवजा का दर दिया रहता है और अगर विनियोजित पूंजी दिया है तो अच्छी बात है और नहीं दिया है तो विनियोजित पूंजी का भी सूत्र होता है कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। कुल संपत्तियां में से कुल दायित्व घटा देंगे तो विनियोजित पूंजी निकल जाएगा। फिर किसका सूत्र लगाएंगे हम, ख्याति। एकदम आसान है, कौन सी पद्धति है, अधिक लाभ। तो करना क्या है दोस्तों, ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। चौथा नंबर पूंजीकृत लाभ। पूंजीकृत लाभ का सूत्र होता है विद्यार्थी मित्रों औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे में 100। तो विद्यार्थी मित्रों औसत लाभ का सूत्र तो पता ही है, कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या और अपेक्षित मुआवजा का दर सवाल में दिया रहता है और गुणे 100 कर देंगे। अब ख्याति का सूत्र क्या होता है, पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत लाभ यहां से आप निकाल लोगे और विनियोजित पूंजी दिया है तो अच्छी बात है और अगर नहीं दिया है तो विद्यार्थी मित्रों आपको मैंने अभी बताया कि विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या होता है, ये रहा कुल संपत्तियां में से कुल दायित्व हम क्या कर देंगे विद्यार्थी मित्रों, घटा देंगे। चलो नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं हम। चौथे नंबर में विद्यार्थी मित्रों दो सूत्र है। चौथे नंबर पूंजीकृत लाभ, ये देखिए आप ध्यान से कि चौथा नंबर की पद्धति का नाम क्या था। चौथा नंबर की पद्धति का नाम विद्यार्थी मित्रों ये था हमारा लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। इसमें 2 पद्धतियां होती हैं, ए और बी। ए का मैंने नाम दे दिया पूंजीकृत लाभ, अब बी का नाम देते हैं और बी का नाम हमारा है अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। अब अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति में पहले अधिक लाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ कैसे, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या और अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित मुआवजा का दर सवाल में दिया होता है, अगर विनियोजित पूंजी दिया है तो अच्छी बात है और नहीं दिया है तो कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व करेंगे। और याद रखना इसमें ख्याति का सूत्र बदल जाएगा। क्या होगा ख्याति का सूत्र, तो अधिक लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100।
यानी याद रखना, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति में ख्याति का सूत्र होगा अधिक लाभ गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। और दोस्तों पूंजीकृत लाभ में ख्याति का सूत्र होगा पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो इसी के साथ हमारा सूत्र होता है दोस्तों पूरा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 ख्याति के मूल्यांकन का थियरी होता है पूरा। अब चलो हम चर्चा करते हैं विद्यार्थी मित्रों सवाल का। ओके विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो सवाल का शुरुआत होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है। कहाँ चालू होता है? 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 में विद्यार्थी मित्रों क्या दिया है, ध्यान से समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित माहिती पर से भावेश और विपुल की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष की औसत लाभ। विद्यार्थी मित्रों क्या ज्ञात करना है हमें, तो ध्यान से समझो, हमें ज्ञात करना है औसत लाभ। क्लियर हो गया? हमें ज्ञात करना है औसत लाभ 5 वर्ष की औसत लाभ के 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर। विद्यार्थी मित्रों तो सवाल में 1 2 3 4 5 ये जो 5 वर्ष है ये सवाल का है। और विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे तुम्हें 4 दिख रहा है, 4 वर्ष ये तुम्हारा ख्याति का है। तो ये क्लियर कट हो गया कि 5 सवाल वाला है और 4 कौन सा है, ख्याति वाला है। ठीक है, तो हम सवाल करते हैं और औसत लाभ हमें करना है। सवाल आपके सामने है, वर्ष दिया गया है और लाभ दिया गया है। तो चलो हम इस सवाल को हम अच्छे से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, समझते हैं किस तरह से हमारा ये सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अच्छे से दिख रहा है, पहले वर्ष दिया गया है। वर्ष देखिए आप 2011 12 12 13 13 14 14 15 15 16 राइट। और लाभ दिया है 1 लाख 1 लाख 10 1 लाख 80 2 लाख 1 लाख 50,000। और विद्यार्थी मित्रों हमें ज्ञात क्या करना है, औसत लाभ। औसत लाभ का सूत्र होता है कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम क्या निकालेंगे, कुल लाभ, यानी 1 लाख 1 लाख 10,000 1 लाख 80,000 2 लाख 1 लाख 50,000 को जोड़ेंगे तो 7 लाख 40,000 आएगा। अब हमें करना क्या है कि 7 लाख 40,000 और वर्ष कितना है, तो 1 2 3 4 5 5 से भाग देंगे तो 1,48,000 तुम्हारा क्या आएगा, औसत लाभ। क्या आएगा, औसत लाभ। अब क्या ज्ञात करेंगे, ख्याति। तो ख्याति का सूत्र होता है औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। औसत लाभ कितना निकला, 1,48,000। और विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको बताया सवाल का वर्ष 5 है और खरीदी का वर्ष 4 है। तो 1,48,000 का 4 से हम गुणा कर देंगे तो 5,92,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपको अच्छे समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, महेंद्र और प्रवीण एक साझेदारी पेढ़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 1-1 करना चाहते हैं, इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया है। आपको मैंने थियरी बताया कि लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। साझेदारी करार के अनुसार ख्याति की अंतिम 4 वर्ष के औसत लाभ के 5 वर्ष। यहाँ भी सवाल में विद्यार्थी मित्रों 2 वर्ष दिए गए हैं। चलो फिर से सवाल को हम ध्यान से समझते हैं। क्या है सवाल कि महेंद्र और प्रवीण एक साझेदारी पेढ़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वे लाभ हानि का वितरण का प्रमाण बदलकर 1-1 करना चाहते हैं, इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया गया है। साझेदारी करार के अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्ष की औसत लाभ, इसमें भी क्या ज्ञात करना है, औसत लाभ की 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर करना है। तो दोस्तों सवाल में 2 वर्ष है, 4 भी है और 5 भी है। तो 1 2 3 4 सवाल वाला क्या है, 4, तो ख्याति वाला कौन सा होगा, 5। अब विद्यार्थी मित्रों ध्यान देना, आपका वर्ष दिया है 13 14 14 15 15 16 16 17। लाभ में 60,000 80,000 30,000 और ये जो 20,000 दिया है ना विद्यार्थी मित्रों, ये कोष्टक में दिया है। कोष्टक का मतलब है इसको माइनस करेंगे। तो चलो हम सवाल देखते हैं, ये वाला समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, वर्ष दिख रहा है 13 14 14 15 15 16 16 17 और लाभ में देखो 60,000 80,000 और 20,000 कोष्टक में है, फिर 30,000। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, औसत लाभ ज्ञात करना है। तो औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। विद्यार्थी मित्रों कुल लाभ कैसे निकालेंगे, 60,000 80,000 30,000 को जोड़ देंगे, जो भी आएगा उसमें से 20,000 घटाएंगे तो 1,50,000 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया कुल लाभ। तो क्या करेंगे, 1,50,000 और तुम्हारा दोस्तों वर्ष की संख्या मतलब 1 2 3 4 है, 4 से भाग देंगे तो 37,500 रुपया तुम्हारा आएगा औसत लाभ।
अब क्या निकालेंगे हम, ख्याति निकालेंगे। ख्याति का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो विद्यार्थी मित्रों औसत लाभ निकला 37,500 और खरीदी के वर्ष कितना लेंगे 5, क्योंकि आपके सवाल में 2 वर्ष है, 4 और 5। 4 कौन सा है दोस्तों, 4 है सवाल वाला, तो 5 ख्याति वाला। तो 37,500 का 5 से गुणा करेंगे तो 1,87,500 आएगा। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। निम्नलिखित माहिती पर से भारित औसत लाभ ज्ञात करना है विद्यार्थी मित्रों। और सवाल में ख्याति नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, भारित औसत लाभ। वर्ष दिया है 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 और लाभ दिया है 60,000, 70,000, 90,000, 1,10,000। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें भारित औसत लाभ ज्ञात करना है। और इस सवाल में हमें ख्याति के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम ख्याति ज्ञात करेंगे नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान से ये सवाल को देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान दो, पहले आपके सवाल में 2 चीज दिया है, वर्ष और लाभ। वर्ष देखिए 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 और लाभ कितना दिया है 60,000, 70,000, 90,000, 1,10,000। याद क्या करना है, भारित औसत लाभ। तो विद्यार्थी मित्रों भारित औसत लाभ की एक पहचान होती है, लाभ लगातार या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो यहाँ बढ़ रहा है 60, 70, 90, 110। तो सबसे पहले हम भारित औसत लाभ का सूत्र लिखेंगे। भारित औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भार मानेंगे। 13-14 को 1, 14-15 को 2, 15-16 को 3, 16-17 को 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी भार कितना आ गया तुम्हारा 10। फिर क्या निकालेंगे, कुल भारित लाभ। कैसे निकालेंगे, 60,000 गुणे 1, यानी कुल भारित लाभ निकालने का फॉर्मूला, भार का लाभ में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 60,000 गुणे 1 60, 70 गुणे 2 1 40, 90 गुणे 3 2 70, 1,10,000 गुणे 4 तो 4,40,000 और कुल भारित लाभ को जोड़ेंगे तो 9,10,000 आएगा। अब हमने कीमत में रखेंगे भाई, कुल भारित लाभ कितना आया 9,10,000 और कुल भार हमारा कितना आया विद्यार्थी मित्रों, तो 10 आया, तो बटे में 10। तो 9,10,000 को 10 से भाग देंगे तो विद्यार्थी मित्रों 91,000 हमारा भारित औसत लाभ क्या आ गया, आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी सवाल क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें भारित औसत लाभ ज्ञात करना है, आपने अच्छे से देखा होगा और समझ भी आ गया होगा आपको। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, निम्नलिखित माहिती पर से बाबूलाल और कांतिलाल की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष की भारित औसत लाभ के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिना। यहाँ पर कितने वर्ष है, 5 और 3। तो सवाल वाला 1 2 3 4 5, सवाल वाला 5 है तो ख्याति वाला कितना होगा, 3 होगा, राइट। यानी यहाँ भी आपको ज्ञात करना है भारित औसत लाभ, लेकिन विद्यार्थी मित्रों ख्याति के बारे में यहाँ दिया है तो हमें ख्याति भी ज्ञात करनी पड़ेगी। आपके सामने वर्ष दिया है 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 और लाभ है 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 और 1,20,000। चलो ये सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इंफॉर्मेशन है, वर्ष दिया है और लाभ। आपके सामने वर्ष दिख रहा है, वर्ष कितना है 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, ठीक है। लाभ दिया है 40,000, 60,000, 75,000, 90,000, 1,20,000। अभी मैंने बताया भारित है तो लाभ या तो लगातार बढ़ेगा या तो घटेगा। सबसे पहले भारित औसत लाभ का सूत्र आपको अच्छे से बता दिया कि भारित औसत लाभ का सूत्र होता है कुल भारित लाभ बटे कुल भार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भार मानेंगे, इसको 1, 13-14 2, 14-15 3, 15-16 4 और 16-17 5। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 तुम्हारा आ गया भार। फिर कुल भारित लाभ कैसे निकलेगा, लाभ का भार में गुणा। 40,000 गुणे 1 40,000, 60,000 गुणे 2 1,20,000, 75,000 गुणे 3 2,25,000, 90,000 गुणे 4 3,60,000, 1,20,000 गुणे 5 6,00,000। सबको जोड़ेंगे तो 13,45,000 आएगा। कितना आएगा विद्यार्थी मित्रों, 13,45,000। तो आगे चलते हैं। तो भारित औसत लाभ, कुल भारित लाभ 13,45,000 और कुल भार तुम्हारा आया 15। तो 13,45,000 को 15 से भाग देंगे तो 89,666.67 तुम्हारा क्या आ गया विद्यार्थी मित्रों, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, ख्याति ज्ञात करेंगे। तो ख्याति का हमारा क्या सूत्र है वो भी जान जाते हैं। तो ख्याति बराबर क्या होगा, भारित औसत लाभ गुणे में खरीदी के वर्ष। तो भारित औसत लाभ तुमने कितना निकाला 89,666.67 और विद्यार्थी मित्रों खरीदी के वर्ष कितना दिया है, ख्याति का 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2,68,999.99, अर्थात हम इसको 2,69,000 भी मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ख्याति का आंसर आएगा 2,69,000। तो विद्यार्थी मित्रों आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
तो विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, पुष्पा, प्रतिभा, भावना एक साझेदारी पेड़ की साझेदार है। वे अपना लाभ हानि 3, 2, 1 के प्रमाण में बांटते थे। उसी के बदले में एक करना निश्चित किया, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन भी किया गया है। साझेदारी पेढ़ी लाभ और अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत बेटा अधिक लाभ के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर करनी है। याद रखना, आपके सवाल में ये वर्ष कितना दिखा आपको, 3 वर्ष दिखा, दूसरा कोई वर्ष दिख नहीं रहा है। चलो सवाल देखते हैं तो अपने को समझ में आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों ये हमारा सवाल है। इसी सवाल में संपत्तियां दिया है 6 लाख, दायित्व दिया है 2,50,000, अपेक्षित मुआवजा का दर दिया है 10%, वर्ष में 14, 15, 15, 16, 16, 17 में 1, 2, 3 यानी वर्ष कितना दिया है 3, और कोई दूसरा वर्ष नहीं दिया है। इसका मतलब सवाल वाला भी वर्ष 3 लेंगे और ख्याति वाला भी वर्ष 3 लेंगे। लाभ दिया 80, 70, 90। और विद्यार्थी मित्रों हमें ज्ञात क्या करना है, आपको अच्छे से मालूम है, हमें अधिक लाभ ज्ञात करना है। तो चलो ये सवाल सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो विद्यार्थी मित्रों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें संपत्तियां तुम्हारा दिया है 6 लाख, दायित्व दिया है 2,50,000, अपेक्षित मुआवजा का दर दिया है 10%। तो विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले हमें ज्ञात करना है अधिक लाभ, और आपका ये रहा सवाल, ये रहा वर्ष और ये रहा लाभ। क्या ज्ञात करना है हमें, अधिक लाभ। तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान से देखो सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। सबसे पहले अधिक लाभ हमें ज्ञात करना है विद्यार्थी मित्रों। तो अधिक लाभ का सूत्र औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो सबसे पहले हम औसत लाभ का सूत्र लगाएंगे। तो औसत लाभ का सूत्र सबको पता है कि कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या, सबसे आसान सूत्र होता है। तो ये रहा औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। तो सबसे पहले हमें कुल लाभ निकालना है। ये रहा विद्यार्थी मित्रों लाभ, 80, 70, 90 जोड़ दो तो 2,40,000 तुम्हारा आ गया कुल लाभ, और वर्ष की संख्या 1, 2, 3 से क्या करेंगे भाग। तो देख लीजिए 2,40,000 को 3 से भाग करेंगे तो 80,000 तुम्हारा औसत लाभ आया। तो हमारा औसत लाभ विद्यार्थी मित्रों कितना आ गया, 80,000। तो देख लीजिए औसत लाभ के पास हमने कितना लिख दिया, 80,000। अब हमें क्या चाहिए, अपेक्षित लाभ चाहिए। और अपेक्षित लाभ का सूत्र क्या होता है कि विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो विद्यार्थी मित्रों अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया है और विनियोजित पूंजी नहीं दिया है। तो विनियोजित पूंजी का भी सूत्र होता है विद्यार्थी मित्रों, क्या होता है, संपत्तियां माइनस दायित्व। और आपके सवाल में संपत्तियां और दायित्व दोनों दिया है। संपत्तियां 6 लाख है और दायित्व कितना है, 2,50,000। तो क्या करेंगे हम, 6 लाख में से 2,50,000 घटा देंगे। तो 6 में से 2,50,000 घटाएंगे तो 3,50,000 दोस्तों विनियोजित पूंजी आया। अब हमें करना क्या है कि विनियोजित पूंजी की जगह पे 3,50,000 लिख दो और गुणे 10%, यानी विनियोजित अपेक्षित लाभ तुम्हारा कितना आ गया, 35,000। अब अपेक्षित लाभ की जगह पे 35,000 लिख सकते हो। अब अधिक लाभ क्या हुआ, औसत लाभ 80, अपेक्षित लाभ 35, 80 में से 35 घटाएंगे तो 45,000 रुपया तुम्हारा क्या आ गया, अधिक लाभ। अब हम इसी में याद करेंगे ख्याति। तो ख्याति का सूत्र क्या होगा, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ तुम्हारा आ गया 45, और आपको मैंने बताया वर्ष में सिर्फ 3 ही दिया है, तो सवाल वाला भी 3 लेंगे, ख्याति वाला भी 3 लेंगे। तो 45,000 का 3 में गुणा करेंगे तो 1,35,000 तुम्हारा आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन जो मैंने आपको चलाया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, मीना और मंजू की पेढ़ी की कुल पूंजी कितनी है, 4 लाख। कितनी है, 4 लाख। 4 लाख का मतलब विनियोजित पूंजी, और अपेक्षित मुआवजा का दर कितना है, 10%। अंतिम 3 वर्ष का लाभ दिया है 1,20, 1,10 और 1 लाख। ठीक है, देखो लाभ लगातार घट रहा है, 1,20 से 1,10, 1,10 से 1, राइट ना, घट रहा है। तो आपको कोई भी पद्धति लगाओगे आंसर तो आपका वही आएगा। चलो हम ध्यान समझते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि सिस्टम से ही चलना है कि लाभ लगातार क्या हो रहा है विद्यार्थी मित्रों, घट रहा है। तो मैंने आपको बोला कि लाभ लगातार घटे या लगातार बढ़े तो भारित लगाने का। तो यहाँ पर देखो 1,20 से 1,10, 1,10 से 1 यानी भारित लगाने का। तो यहाँ बोला भी है कि भारित औसत लाभ की पद्धति के आधार पर अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति, यानी आपको भारित औसत लाभ ज्ञात करना है और अधिक लाभ ज्ञात करने के लिए ख्याति की 2 गुनी, मतलब ख्याति में किससे गुणा कर देने का, 2 से गुणा कर देने का। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले विनियोजित पूंजी कितना दिया है, 4 लाख। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना दिया है, 10%। विद्यार्थी मित्रों वर्ष का कोई मेंशन नहीं है तो वर्ष लिख के मैंने डैश कर दिया।
और लाभ देखिए 1 20, 1 10, 1 लगातार घट रहा है। तो आपको मालूम है कि भारित निकालेंगे। भारित के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भार, इसको 1, इसको 2, इसको 3 जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। कुल भारित लाभ, लाभ का भार में गुणा 1 20 गुणे 1, 1,20,000, 1,10,000 गुणे 2, 2,20,000, 1 लाख गुणे 3, 3 लाख आएगा। ठीक है, अब क्या करने का, 3 लाख, 2,20,000, 1,20,000 को जोड़ेंगे तो 6,40,000 आएगा। अब क्या निकालेंगे हम, भारित औसत लाभ। सूत्र क्या होगा, कुल भारित लाभ बट्टे में कुल भार। तो 6,40,000 को 6 से क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे। तो 10,600 कितना आएगा, 1,66,067, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,66,067 जैसा तुम्हारा आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, हमें अधिक लाभ ज्ञात करना है इसमें। तो अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है, भारित औसत लाभ। वैसे तो सूत्र औसत लाभ होता है, लेकिन हमने औसत लाभ में कौन सी पद्धति यहाँ पे यूज की, भारित। तो भारित औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो भारित औसत लाभ तुम्हारा ये रहा 10 66 67, लिख दो 10 66 67 और माइनस अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ दिया नहीं है, अपेक्षित लाभ का सूत्र होगा विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा दर। और पूंजी जो 4 लाख दिया है वही विनियोजित पूंजी है, तो 4 लाख गुणे में 10%, यानी 40,000 तुम्हारा क्या आ गया, अपेक्षित लाभ। तो यही अपेक्षित लाभ की जगह भी उसने कितना लिख दिया, मैंने 40,000 लिख दिया। अब क्या करने का, 10 66 67 में से 40,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6,6,6,6,7। ये तुम्हारा अधिक लाभ का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अधिक लाभ का आंसर, अभी हमें ख्याति भी इसमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ख्याति का सूत्र क्या होगा, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ कितना आया, 6,6,6,6,7 और उसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा 1,33,334। ये तुम्हारा आएगा ख्याति का आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित जानकारी पर से नेतृत्व और ऋत्विक की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ की पद्धति से करनी है। वो भी याद रखना, भारित औसत लाभ को कौन सी पद्धति से करनी है, पूंजीकृत पद्धति से करनी है। आपके सवाल में वर्ष और लाभ दिया है। धंधा की संपत्तियां 6 लाख, धंधा का दायित्व 170 और अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया है। याद रखना, भारित औसत लाभ को किस पद्धति से करनी है, पूंजीकृत करने की पद्धति से करनी है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले संपत्तियां दिया है 6 लाख और दायित्व दिया है 1,70,000। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना दिया है, 10%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा वर्ष और ये रहा विद्यार्थी मित्रों लाभ। वर्ष में 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, लाभ में 45, 50, 65, 75, 90। सबसे पहले तो क्या हुआ, लाभ लगातार बढ़ रहा है, तो कौन सी पद्धति निकालेंगे, भारित औसत लाभ। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, भार। इसको 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, भार जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। अब कुल भारित लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ का भार में गुणा 45,000 गुणे 1 45,000, 50,000 गुणे 2 1,65,000 गुणे 3 1,95, 75 गुणे 4 3 लाख, 90,000 गुणे 5 4,50,000 और इन सबको जोड़ेंगे तो 10,90,000 आएगा। अब निकालते विद्यार्थी मित्रों, भारित औसत लाभ का सूत्र होगा कुल भारित लाभ बटे कुल भार। कुल भारित लाभ कितना, 10,90,000 और कुल भार कितना, 15। 10,90,000 को 15 से भाग देंगे तो 72,666.67 आएगा। ये हमारा हो गया भारित औसत लाभ। और विद्यार्थी मित्रों, हमें इसमें करना क्या है विद्यार्थी मित्रों, हमें पूंजीकृत लाभ ज्ञात करनी है। तो पूंजीकृत लाभ का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे में 100। तो विद्यार्थी मित्रों, औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, औसत लाभ, फिर अपेक्षित मुआवजा का दर और फिर गुणे क्या करेंगे, 100। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले औसत लाभ हमारा कितना आया आप चेक कर सकते हो। औसत लाभ हमारा कितना आया, 7,72,666.67, ये तुम्हारा भारित औसत लाभ आया। ठीक है, तो करना क्या है आपको, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि 72,666.67 ये आपका भारित औसत लाभ आया। और अपेक्षित मुआवजा का दर सवाल में कितना दिया है तो चेक कर सकते हो, अपेक्षित मुआवजा का दर सवाल में कितना दिया है, 10%। तो बटे में क्या लिखेंगे हम, 10 और गुणे में क्या करेंगे, 100। तो विद्यार्थी मित्रों, इसको आप सोल्व करना, 72,666.67 को 10 से भाग देके 100 से गुणा करना
तो आपका आएगा 72, 66, 66.67, यानी 72, 66, 70। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों? पूंजीकृत लाभ आएगा। क्या आएगा? पूंजीकृत लाभ। अब पूंजीकृत लाभ में आपको क्या चाहिए? ख्याति। ख्याति का सूत्र होता है पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत लाभ आपका ये रहा 72, 66, 70, मैंने ये लिख दिया। अब आपको चाहिए विनियोजित पूंजी, जो आपके सवाल में नहीं दिया है। तो विनियोजित पूंजी निकालने का सूत्र होता है, तो विनियोजित पूंजी निकालने का सूत्र होगा संपत्तियां माइनस दायित्व। और आपके सवाल में क्लियर है कि संपत्तियां कितना है? 6 लाख, और दायित्व कितना? 1,70,000। तो करना कुछ नहीं है, 6 लाख में से 1,70,000 घटाएंगे तो 4,30,000, ये हमारा विनियोजित पूंजी आया। अब इसी को हम रखेंगे कीमत में। तो देखिए विनियोजित पूंजी मैंने कितना रख दिया? 4,30। पूंजीकृत लाभ 72, 66, 70 और विनियोजित पूंजी 4,30। इसमें से ये घटाएंगे तो 29, 66, 70, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रभा और प्रभु की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति कीमत अधिक लाभ को पूंजीकृत। याद रखना, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से करनी है। विनियोजित पूंजी 9 लाख, अपेक्षित मुआवजा दर 12%। और ये रहा सवाल 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। लाभ में 1, 1,40, 1,30, 1,50 और 1,80। ठीक है, यहाँ पर लाभ ना लगातार बढ़ रहा है ना लगातार घट रहा है, तो सिंपल सी बात है, औसत लाभ हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, याद रखना, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से हमें ख्याति ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले देखो विनियोजित पूंजी कितना दिया है हमारा? 9 लाख। अपेक्षित मुआवजा दर कितना दिया है? 12%। सबसे पहले देखो वर्ष और लाभ। वर्ष में देखिए 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 1 लाख, 1,40, 1,30, 1,50, 1,80। विद्यार्थी मित्रों, हमें ज्ञात क्या करना है कि अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो सबसे पहले हम अधिक लाभ ज्ञात करेंगे। अधिक लाभ का सूत्र क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। सबसे पहले हमें चाहिए औसत लाभ, तो औसत लाभ सबसे पहले हम निकालेंगे। तो औसत लाभ का सूत्र होता है कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ यानी इन सबको जोड़ेंगे तो 7 लाख आएगा। कितना आएगा? 7 लाख। 7 लाख को हम 5 से भाग दे देंगे तो 1,40,000 तुम्हारा औसत लाभ आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर औसत लाभ की जगह में हमने 1,40,000 लिख दिया। अब हमें चाहिए अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा दर। अपेक्षित मुआवजा दर 12% है और विनियोजित पूंजी भी तुम्हारे सवाल में दिया है 9 लाख। चेक कर लो, 9 लाख विनियोजित पूंजी, अपेक्षित मुआवजा दर कितना दिया है? 12%। तो आपको करना क्या है? 9 लाख का 12% निकालेंगे। तो 9 लाख का 12% निकालेंगे तो 1,08,000 ये तुम्हारा अपेक्षित लाभ आया। यहाँ पर 1,08,000 लिख दो। 1,40,000 में से 1,08,000 घटाएंगे तो 32,000 तुम्हारा अधिक लाभ आएगा। अब हमें ज्ञात करना है इसी में ख्याति। ओके विद्यार्थी मित्रों, याद रखना, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति जब बोले, क्या? अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति जब बोले तो ख्याति का सूत्र क्या होता है? अधिक लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। अधिक लाभ आपने कितना निकाला? 32,000। अपेक्षित मुआवजा का दर 12 है और गुणे 100। इसका सोल्यूशन करोगे तो 2,66,666.67 को हम बोलेंगे 2,66,667। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरह से विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा होता है पूरा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो 12वां नंबर है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, राजेश और हरीश एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी साझेदारी पेढ़ी का लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर पेढ़ी की ख्याति कीमत अधिक लाभ की 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर करनी है। विनियोजित पूंजी कितना दिया है? 8 लाख। अपेक्षित मुआवजा का दर दिया है 12%। और देखो सवाल का वर्ष है 1, 2, 3, तो सवाल का 3 वर्ष है, तो ये जो 2 वर्ष है वो किसका है? ख्याति का है। याद रखना, करना क्या है? अधिक लाभ करना है। नॉर्मल सी बात है, सिर्फ अधिक लाभ आपको सॉल्व करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले देखिए विनियोजित पूंजी कितना दिया है? 8 लाख। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना दिया? 12%। ये रहा तुम्हारा वर्ष, ये रहा तुम्हारा लाभ, और ज्ञात क्या करना है? अधिक लाभ। तो सबसे पहले अधिक लाभ का सूत्र आपको मैंने बार बार बताया, फिर से देखो, अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। सबसे पहले चाहिए औसत लाभ, तो औसत लाभ का सूत्र क्या होगा? कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। तो कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या, कुल लाभ को जोड़ेंगे 3,60,000 आया। अब करना क्या है? 3,60,000 में वर्ष कितना है विद्यार्थी मित्रों? 1, 2, 3, तो 3,60,000 को 3 से भाग दे देंगे तो 1,20,000 आएगा तुम्हारा क्या? औसत लाभ। फिर क्या याद करेंगे विद्यार्थी मित्रों? ध्यान से समझो, औसत लाभ 1,20,000 लिख दिया।
अब अपेक्षित लाभ चाहिए, क्या चाहिए? अपेक्षित लाभ। तो अपेक्षित लाभ का सूत्र क्या होता है? विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। अब विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले विनियोजित पूंजी क्या है देखते हैं सवाल में। तो सवाल में विद्यार्थी मित्रों विनियोजित पूंजी 8 लाख रुपए है। कितना लाख रुपए है? 8 लाख। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, 8 लाख। अब 8 लाख का 12% अपेक्षित मुआवजा दर आप चेक कर सकते हो। अपेक्षित मुआवजा दर कितना टका दिया है? 12%। तो करना क्या है, 8 लाख का 12% निकालेंगे तो 96,000 आएगा। तो अपेक्षित लाभ कितना आया? 96,000। आपको यहाँ पर लिख देने का 96,000। तो औसत लाभ 120 में से 96,000 घटाएंगे तो 24,000 तुम्हारा आया अधिक लाभ। अब चलो हम ज्ञात करते हैं इसमें ख्याति। तो विद्यार्थी मित्रों ख्याति का सूत्र नॉर्मल, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो अधिक लाभ कितना निकला? 24, और खरीदी के वर्ष 2 है तो 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 48,000। तो विद्यार्थी मित्रों सब सूत्र में ख्याति नॉर्मल है। औसत लाभ ज्ञात करना हो तो ख्याति औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। भारित औसत लाभ ज्ञात करना हो तो ख्याति भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ ज्ञात करना हो तो ख्याति अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। लेकिन पूंजीकृत लाभ जब ज्ञात करना हो तो ख्याति का सूत्र बदल जाएगा। क्या बदलेगा? पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। और जब अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से करना हो तो भी ख्याति का सूत्र बदल जाएगा। वो आपके सामने ही है। क्या सूत्र हो जाएगा? अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। ये नॉर्मल है। अगर अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से जब भी ख्याति ज्ञात करना होगा तो ख्याति का सूत्र होगा औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद। राधे 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 राधे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कॉमेंट करो, ओके। क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। अकाउंट्स के हिंदी माध्यम के जितने भी चैप्टर है सबके वीडियो मैं यूट्यूब पर डालना चाहता हूँ, जिससे आप आसानी से घर बैठे मेरे वीडियो को देख के आप अपना अच्छा खासा स्टडी कर सकते हो। आपको एग्जाम टाइम में, घर पर, स्कूल का कोई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम टाइम, आपके प्रिपरेशन में बहुत ही काम आएगा ये सब वीडियो। तो विद्यार्थी मित्रों ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे, अलविदा।